आप कौन हैं और मेरे घर में क्यों रह रही हैं? साहब, बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहानी एक ऐसे करोड़पति की है जो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एकांत की तलाश में अपने पुश्तैनी हवेली में लौटता है और वहां उसे एक बेसहारा विधवा मिलती है जो बिना इजाजत के उस सूनी पड़ी हवेली में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। फिर करोड़पति ने जो किया वो इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोपहर की कड़ी धूप में यशवर्धन सिंघानिया की काली एसयूवी जब कच्चे रास्तों से गुजरती हुई शांति कुटीर के मुख्य द्वार की ओर मुड़ी तो उड़ती हुई धूल के गुबार ने पीछे के दृश्य को धुंधला कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट उस सुनसान गांव की खामोशी में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे यशवर्धन के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। ये हवेली सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं थी, ये उनकी दिवंगत पत्नी कविता के सपनों का वो आशियाना था जो अब उसकी यादों का एक शांत संग्रहालय बन चुका था। 5 साल पहले उन्होंने इसे कविता के लिए खरीदा था, जो शहर के शोरगुल से दूर यहाँ एक सादा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में कविता उन्हें छोड़कर चली गई और तब से ये हवेली यशवर्धन के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल जैसी बन गई थी, जहां वो केवल अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर अकेले समय बिताने आते थे। गाड़ी से उतरते ही यशवर्धन ने एक गहरी सांस ली। उम्मीद थी कि यहाँ की वीरान हवा उनके भारी मन को कुछ सुकून देगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। ये क्या है? उनके होठों से अविश्वास भरा एक सवाल बुदबुदाहट बनकर निकला। जिस लोहे के गेट को उन्होंने जंग लगा और बदरंग छोड़ा था, वो अब ताज़े मोरपंखी नीले रंग से चमक रहा था, वही रंग जो कविता को बेहद पसंद था। यशवर्धन की भौहें तन गई। जहां जंगली झाड़ियां और खरपतवार होनी चाहिए थीं, वहां अब करीने से कटी हुई हरी घास और गेंदे के खिले हुए फूल थे। हवेली की खिड़कियां, जो धूल की मोटी परत से ढकी होनी चाहिए थीं, धूप में चमक रही थीं। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में प्रवेश कर चुका था? गुस्सा और जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ यशवर्धन ने गेट को धक्का दिया। लोहे का भारी गेट बिना किसी चरमराहट के खुल गया, जैसे किसी ने हाल ही में उसके कब्जों में तेल डाला हो। भीतर कदम रखते ही उन्हें बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। ये आवाज इतनी जीवंत थी कि यशवर्धन को लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। वो तेज कदमों से बरामदे की सीढ़ियां चढ़े और खुले हुए मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आलीशान दीवान खाने में जहां खामोशी का राज होना चाहिए था, वहां जीवन धड़क रहा था। एक छोटी बच्ची मीरा हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे कालीन पर एक नन्हा बच्चा आरव घुटनों के बल चल रहा था और वहां सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला पूजा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रही थी। कमरे में बासी हवा की जगह ताजे पके हुए भोजन और अगरबत्ती की हल्की भीनी खुशबू थी। यशवर्धन के जूतों की आवाज सुनकर पूजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सुकून था, जो यशवर्धन को देखते ही गहरे डर में बदल गया। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफेद कपड़े फर्श पर बिखर गए। आप कौन हैं? यशवर्धन की आवाज में कड़ापन था, जो उनके भीतर के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। और आप मेरे घर में, मेरी निजी संपत्ति में क्या कर रही हैं? पूजा का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथों को जोड़ते हुए हड़बड़ी में आगे बढ़ी। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब समझाती हूं। यशवर्धन का गुस्सा अब उफान कर था। वो यहां शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों में डूबने, लेकिन यहां तो किसी अजनबी ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। क्या समझाएंगी आप? ये सीधा सीधा अवैध प्रवेश है, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुनते ही मीरा दौड़कर अपनी मां के पल्लू के पीछे छिप गई और नन्हा आरव जोर जोर से रोने लगा। पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जीवन ने उसे पहले ही बहुत बार गिराया हो। नहीं साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, पूजा गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में एक मां की बेबसी थी। मेरे पति गुजर गए, काम छूट गया। मकान मालिक ने हमें बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये हवेली सालों से बंद थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई और छत नहीं मिल जाती। उसकी बातें यशवर्धन के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उनका दिल अभी भी सख्त था। तभी अपनी मां के पीछे छिपी नन्ही मीरा ने धीरे से पूछा, मां, क्या हम फिर से उस पुल के नीचे सोने वाले हैं? फिर से? इस एक शब्द ने यशवर्धन के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अचानक उनकी आंखों के सामने कविता का चेहरा आ गया। कविता, जो हमेशा कहती थी कि घर दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है, और जो किसी भी बेसहारा को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। यशवर्धन ने अपनी मुट्ठियां भींची और आंखों को एक पल के लिए बंद किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका गुस्सा कुछ हद तक पिघल चुका था,
लेकिन उनका दर्द अभी भी वहीं था। तुम्हें पता है कि ये अपराध है पूजा? यशवर्धन ने अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा। जानती हूं साहब, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और सर्दी ने मुझे अपराधी बना दिया। मुझे बस 10 दिन दे दीजिए। मैं वादा करती हूं, हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। यशवर्धन ने एक नज़र उस नीले गेट की ओर देखा, फिर साफ सुथरे कमरे और अंत में उस बेबस माँ की ओर। इस घर में पहली बार उदासी की जगह जीवन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ठीक है, यशवर्धन ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नज़रों से दूर रहोगे। मैं यहाँ अपनी पत्नी की याद में आया हूँ, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। पूजा ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को छाती से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ये एक अजीब समझौता था। एक करोड़पति जो अपनी पत्नी की यादों में अकेला रहना चाहता था, और एक बेघर परिवार जिसे बस सिर छिपाने के लिए छत चाहिए थी। यशवर्धन को पता नहीं था कि यह निर्णय उनके जीवन को कैसे बदलने वाला था, लेकिन उस पल के लिए शांति कुटीर की दीवारों ने राहत की सांस ली। यशवर्धन सिंघानिया और पूजा के बीच ये अजीबोगरीब समझौते होने के ठीक बाद हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। ये अप्रत्याशित शूर इतना तेज था कि यशवर्धन और पूजा दोनों चौंक उठे और उनके बीच का क्षण भर का सुकून टूट गया। दरवाजे पर शांति कुटीर का वर्षों पुराना स्वघोषित चौकीदार रघबीर खड़ा था, जिसका चेहरा क्रोध और विस्मय से लाल हो रहा था। उसके पीछे गांव का एक युवा लड़का भी संदेह भरी नजरों से अंदर झांक रहा था। साहब, रघबीर ने बैठक में कदम रखते ही चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपमान और अपने अधिकार के छिन जाने का मिश्रण था। उसने सालों से इस हवेली का मालिक होने का भ्रम पाले रखा था, और अब एक अनाधिकार प्रवेश करने वाली औरत को मालिक के सामने खड़ा देखकर उसका अहंकार भड़क उठा था। ये सब क्या है? ये औरत और इसके बच्चे? मैंने इसे बाहर रहने के लिए कहा था। मैंने इसे चेतावनी दी थी कि यह हवेली मालिक की है। इसने मेरी चाबियां चुराकर या ताला तोड़कर। पूजा, जिसने अपने बेटे आरव को अपनी छाती से कसकर पकड़ा हुआ था और मीरा को अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में छुपाया था, उसकी निगाहें भयभीत होकर यशवर्धन की ओर गईं। उसकी आंखें चुपचाप यशवर्धन से मदद की भीख मांग रही थी। रघबीर बिना रुके अपनी बात जोर जोर से कहता रहा। ये लोग चोर हैं साहब। मैंने सुना है ये विधवा है और शहर में बेघर थी। आप इसे यहीं से पुलिस के हवाले कीजिए, ये संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। रघबीर की जोरदार आवाज सुनकर यशवर्धन को अपने सिर में एक दबाव महसूस हुआ। ये वही तनाव था जिससे बचने के लिए वो शहर की भाग दौड़ छोड़कर यहाँ कविता की यादों में एकांत खोजने आए थे। उन्होंने खुद को शांत किया, अपनी पत्नी कविता का हमेशा हंसता हुआ चेहरा याद किया और अपनी आवाज को बर्फ की तरह ठंडा और नियंत्रित रखा। रघबीर, यशवर्धन ने शांत पर आधिकारिक स्वर में कहा। उन्होंने जानबूझकर हर शब्द को धीमा किया ताकि रघबीर को उनका अधिकार स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। ये मेरा घर है और मैं यहाँ हूँ। मुझे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम ये समझ लो कि पूजा और उसके बच्चे 10 दिनों के लिए मेरे मेहमान हैं। मेहमान? साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरा निर्णय है। यशवर्धन ने रघबीर की बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी जिम्मेदारी हवेली के बाहर है। तुम्हें यहाँ साफ सफाई करनी थी, जो तुम नहीं कर पाए। आज से सिर्फ तुम बाहर के दरवाजे पर रहोगे। इस घर के अंदर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। रघबीर, जो खुद को हवेली का मालिक समझता था, बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने जाते जाते पूजा को ऐसे घूरा जैसे वो कोई भयानक महामारी हो। ठीक है साहब, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका चरित्र ठीक नहीं है। गांव में सब बाहर जाओ। यशवर्धन की आवाज में अचानक एक ऐसी कड़क आ गई जिसने रघबीर को तुरंत चुप करा दिया और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। रघबीर के जाने के बाद हवेली में एकदम से चुप्पी छा गई। आरव अब भी सुबक रहा था। साहब, पूजा दबे स्वर में बोली, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। यशवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तनाव कम करने के लिए एक पल का आराम लिया। मैंने किसी की जान नहीं बचाई पूजा। उन्होंने आंखें खोलकर पूजा के पास बिखरे कपड़ों की ओर देखा। मैंने खुद को और इस घर को तनाव से बचाया। और सुनो, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं यहाँ कविता की यादों में रहने आया हूँ। मुझे पूर्ण शांति चाहिए। मुझे कोई शोर, कोई परेशानी नहीं चाहिए। पूजा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता दिखाई। आपकी शांति भंग नहीं होगी साहब, मैं आपको वादा करती हूँ। यशवर्धन ने कठोरता से नियम बताए। तुम और बच्चे केवल पीछे के पुराने नौकरों के क्वार्टर में रहोगे। तुम अपनी जरूरत की चीजें रसोई से तभी लोगी जब मैं अपने कमरे में हूंगा। खाना पीछे के दालान में बनेगा और खाया जाएगा। तुम और बच्चे मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे। उन्होंने पूजा के हाथ में एक छोटे टूटे हुए मिट्टी के खिलौने को देखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा कविता ने कभी खरीदा था। उन्हें लगा कि इस टूटे हुए खिलौने में उनकी पत्नी की भोली मुस्कान छिपी है।
कल से, उन्होंने कठोरता वापस लाते हुए चेतावनी दी, तुम अपनी सीमाएं जानोगी। अगर जरा भी नियम टूटा तो मैं बिना सोचे समझे पुलिस को बुलाऊंगा। हम नहीं तोड़ेंगे साहब, पूजा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। यशवर्धन ऊपर अपने बड़े धूल रहित बेडरूम की ओर चले गए। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने पलट कर देखा। पूजा, मीरा और आरव अब भी वहीं खड़े थे। उनके एकांत के बीच जीवन का एक अप्रत्याशित धब्बा। दरवाजा बंद करके अंधेरे कमरे में यशवर्धन की आंखें नम थीं। उन्होंने कविता की तस्वीर को देखा, जिसने हमेशा उन्हें दयालु बनने की सलाह दी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि अब शांति कुटीर पहले जैसा वीरान नहीं रहा था। अगले दिन यशवर्धन के लिए ये किसी अजीबोगरीब एकांत कारावास जैसा था। हवेली में अदृश्य दीवारें खड़ी थीं। एक और वो ऊपर के आलीशान कमरे में अपनी दिवंगत पत्नी की यादों में और कारोबार की चिंताओं में डूबे हुए, और दूसरी ओर पूजा और उसके बच्चे पीछे के क्वार्टर में एक साये की तरह रह रहे थे। सूरज ढलने लगा और हवेली में एक धीमी दबी हुई हलचल थी। सीढ़ियों से उतरते समय यशवर्धन को नीचे से गरम दाल रोटी की हल्की सी खुशबू आई। ये खुशबू कविता के हाथ के बने खाने की याद दिला रही थी, जिससे उनका पेट मरोड़ खा गया। रात करीब 8 बजे उन्हें बहुत हल्की लोरी की आवाज सुनाई दी। पूजा आरव को सुलाने की कोशिश कर रही होगी। लोरी सादी थी, लेकिन उसमें मां की ममता और बेबसी का दर्द घुला हुआ था। यशवर्धन ने अपनी खिड़की खोली और नीचे के आंगन में पूजा को देखा। वो एक कोने में बैठी थी, जहां उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी चारपाई लगाई थी। यशवर्धन ने अचानक महसूस किया कि उनके एकांत और उदासी की तुलना में पूजा का संघर्ष बहुत वास्तविक था। वो सिर्फ अपनी पत्नी की मौत पर दुख मना रहे थे, जबकि पूजा को अपनी मौत की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही थी। रात करीब 10 बजे यशवर्धन को प्यास लगी। वो धीरे से सीढ़ियां उतरे, इस डर से कि कहीं पूजा या बच्चे जाग न जाए। रसोई साफ थी और मिट्टी के चूल्हे से धीमी आंच की महक आ रही थी। पानी पीकर वो वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने पूजा को रसोई के दरवाजे पर खड़ा पाया। वो भी पानी लेने आई होगी। दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। उनके बीच मौन की एक अजीब असहजता थी। साहब, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? यशवर्धन ने कठोरता दिखाने की कोशिश की। माफ करना साहब, मैं पानी लेने आई थी। आरव जाग गया था और उसने अपनी बात पूरी नहीं की, डर से कि यशवर्धन नाराज हो जाएंगे। यशवर्धन ने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा है। वो क्या है? उन्होंने पूछा। पूजा हिचकिचाई और दर्द और शर्म से भरी आवाज में धीरे से जवाब दिया, मीरा को रात में पेशाब लग गई थी। मेरे पास ज्यादा कपड़े या डायपर नहीं है, मैं इसे धोकर सुखा रही थी। यशवर्धन को क्षण भर के लिए अपने करोड़ों के बैंक अकाउंट और अपनी विलासिता भरी जिंदगी पर गुस्सा आया। उन्होंने अचानक सवाल किया, तुम ठीक हो? पूजा ने हैरान होकर ऊपर देखा। मुझे कोई परेशानी नहीं है साहब। नहीं, यशवर्धन ने कहा, तुम इस तरह से बच्चों को नहीं पाल सकती, तुम्हें नौकरी की जरूरत है। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें शांति कुटीर के बरामदे पर पड़ रही थीं, यशवर्धन नीचे आए। उन्होंने देखा कि मुख्य बैठक साफ थी और पूजा मीरा को समझा रही थी कि वो जोर से आवाज ना करे। पूजा ने जब यशवर्धन को देखा तो वो हड़बड़ी में किनारे हट गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से चिपकी हो। यशवर्धन सीधे उसके सामने खड़े हो गए। कल रात की बात पर मैंने सोचा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पिछली रात की तुलना में थोड़ी कम कठोर थी। 10 दिन में तुम दूसरी छत नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हें नौकरी की जरूरत है। पूजा की आंखें आशा और अविश्वास से चौड़ी हो गई। नौकरी? साहब, इस गांव में कौन? गांव में नहीं, यशवर्धन ने हस्तक्षेप किया। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम मेरी हवेली की देखभाल करोगी, बच्चों के साथ यहीं रहोगी। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये एक ऐसी उम्मीद थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन साहब, मैं तो बस घरेलू काम जानती हूँ और मेरे पास बच्चे हैं। यही तुम्हारा काम होगा, इस घर की देखभाल करना जिसे मेरी पत्नी ने सपना समझा था। तुम यहाँ सफाई करती हो और मुझे ये पहली बार महसूस हुआ कि ये घर वाकई शांति कुटीर है। ये गेट किसने रंगा था? मैंने साहब, पूजा ने धीमे से कहा। नीला रंग बहुत पुराना लग रहा था और मैंने बाजार से रंग लाकर इसे पोत दिया। यशवर्धन ने सिर हिलाया। वो रंग जो कविता का पसंदीदा था, वो पूजा ने अपने काम के प्रति समर्पण से चुना था। देखो पूजा, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, ये एक नौकरी है, भीख नहीं। मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए दूंगा। तुम्हें बाहर से आने वाले हर व्यक्ति, खासकर रघुवीर से मुझे बचाना होगा। तुम सीधे मुझसे बात करोगी। तुम इस हवेली की केयरटेकर हो। पूजा के लिए ये केवल नौकरी नहीं थी, ये एक जीवन दान था। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। साहब, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन क्या आप सच में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मैं एक अनजानी औरत हूं। भरोसा नहीं, यशवर्धन ने तुरंत जवाब दिया। ये व्यापार है। तुम मुझे शांति और मेरे घर की सुरक्षा दोगी, मैं तुम्हें वेतन और छत दूंगा। अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तुरंत यहां से जाना होगा। क्या तुम इस शर्त को मानती हो? पूजा ने अपनी आंखें पूछीं और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं शर्त मानती हूं साहब, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूंगी।
उसने कहा। यशवर्धन ने उसे जरूरी सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि वो रघुबीर को बता दे कि वो अब यहीं काम करेगी। पूजा के जाने के बाद यशवर्धन अपनी पत्नी की फोटो के पास गए। देखो कविता, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए इस घर को जिंदा रखने के लिए एक नया इंतजाम किया है। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जो 2 साल में पहली बार दिखी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए यशवर्धन का जीवन एक अप्रत्याशित लय में ढलने लगा। उन्हें अब सुबह ताजे फूलों की खुशबू और पूजा के हाथों से बनी इडली की महक आती थी। वो अभी भी अपना ज्यादातर समय ऊपर अपने कमरे में बिताते थे, लेकिन अब वो नीचे आने से डरते नहीं थे। उन्हें पता था कि वो शोर जो पहले हवेली में घुसपैठ जैसा लगता था, अब मीरा की खिलखिलाहट के रूप में था और आरव के घुटनों के बल चलने की धीमी प्यारी आवाज के रूप में था। एक शाम यशवर्धन अपने कमरे में काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक छाती में तेज दर्द हुआ। ये दर्द ऐसा था जो उन्हें कविता के जाने के बाद से होता था, तनाव और अकेलेपन का दर्द। वो उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उनका ब्रीदिंग पंप जो हमेशा उनके पास होता था, टेबल पर दूर रखा था। उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ठीक उसी पल पूजा ऊपर आई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने दरवाजा खोलकर झांका। उसे यशवर्धन का चेहरा पसीना और दर्द से भीगा हुआ दिखा। वो बिना एक पल सोचे कमरे में भागी। साहब, क्या हुआ? पूजा चिल्लाई। यशवर्धन ने मुश्किल से अपने हाथ को पंप की ओर इशारा किया। पूजा ने तुरंत स्थिति को समझा। वो भागकर पंप लाई और यशवर्धन के मुंह के पास रखा। उसने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उन्हें शांत होने के लिए धीरे धीरे ओम का जाप करने को कहा। जब कुछ देर बाद यशवर्धन की सांसें सामान्य हुईं तो उन्होंने आंखें खोलीं और सामने पूजा को देखा। वो डर और चिंता से भरी हुई थी। आपको क्या हुआ था साहब? पूजा ने दबे स्वर में पूछा। यशवर्धन ने बहुत धीरे से जवाब दिया, मुझे एरिथमिया है। मेरे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है तनाव में, कविता की मौत के बाद से। इसीलिए मैं ज्यादा अकेला नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे शांति और किसी के साथ की जरूरत है। पूजा के चेहरे पर अब केवल करुणा थी। उसने तुरंत उनके पास बैठकर उन्हें पानी दिया। मुझे नहीं पता था साहब, मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपको परेशान किया। तुमने मुझे बचाया है पूजा, यशवर्धन ने बीच में ही कहा। उनकी आवाज अब दर्द की बजाय कृतज्ञता से भरी थी। अगर तुम आज यहां नहीं होती तो मैं शायद चला गया होता। ये घटना उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाने वाली थी। पूजा को अब पता था कि उसका मालिक केवल करोड़पति नहीं है, बल्कि एक दुखी और बीमार इंसान है। यशवर्धन को पता था कि पूजा केवल एक बेघर महिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसने उनकी जान बचाई है। इस हवेली की दीवारों ने इस रात एक नया गहरा बंधन बनते देखा था। अब यशवर्धन अपने कमरे से अधिक समय नीचे बरामदे में बिताने लगे थे, जहां वो काम करते हुए भी बच्चों की हल्की फुल्की आवाजें सुन पाते थे। मीरा, जो अब जान चुकी थी कि साहब एक खतरनाक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक दयालु इंसान है, कभी कभी अपने टूटे हुए खिलौने लेकर उनके पास आ जाती थी और चुपचाप उनके पैरों के पास बैठकर खेलने लगती थी। यशवर्धन को ये सब देखकर अजीब सा सुकून मिलता था, एक ऐसा सुकून जो कविता की मृत्यु के बाद उनकी जीवन से गायब हो गया था। एक दोपहर हवेली के पिछले आंगन में, जहां पूजा कपड़े धो रही थीं, यशवर्धन उसके पास पहुंचे। वो शायद उससे रसोई के स्टॉक के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पूजा को काम करते देखा तो उनके पैर ठिठक गए। पूजा धूप में साड़ी पहने बैठी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वो गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थीं। पूजा, यशवर्धन ने धीरे से आवाज दी। पूजा चौंक कर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे। जी साहब, तुम काम को लेकर बहुत ईमानदार हो, यशवर्धन ने कहा। तुम इस हवेली का ख्याल ऐसे रखती हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जो जल्दी ही दर्द में बदल गई। ये एहसान है साहब, आपके एहसान की वजह से ही आज मेरे बच्चों को छत मिली है। मैं इस घर को कविता मैडम का सपना मानती हूँ। मैंने दरवाजे पर नीला रंग इसीलिए लगाया था। उनकी कुछ तस्वीरें और पेंटिंग जो ऊपर के कमरे में हैं, वे सब नीले रंग को बहुत पसंद करती थीं और मैंने सोचा। उसकी आवाज भर्रा गई। यशवर्धन को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। पूजा ने, जिसने कभी कविता को नहीं देखा था, उसके पसंदीदा रंग को पहचाना और अपने छोटे से प्रयास से इस हवेली को उसकी यादों से जोड़ दिया। तुमने कविता को कैसे जाना? यशवर्धन ने पूछा। जब मैं पहले यहां आई थी साहब, तो मैंने ऊपर की लाइब्रेरी में एक खुली किताब में उनकी तस्वीर देखी थी। उनकी आंखें इतनी भोली थी कि मुझे लगा अगर मैं गलती से भी इस घर में आई हूं तो वो मुझे माफ कर देंगी। ये बात सुनकर यशवर्धन की आंखें नम हो गईं।
उन्हें लगा जैसे कविता ने ही पूजा को इस घर में भेजा हो। वो पहली बार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगे। कविता, वो बहुत दयालु थी पूजा। जब वो चली गई तो मेरे अंदर से जैसे जीवन ही निकल गया। मेरा दिल, मुझे पता है तुम जानती हो, जब मेरा दिल बैठ जाता है तब मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जीना चाहता। ये घर, ये जीवन, सब कुछ वीरान लगता है। पूजा ने नीचे देखा, फिर साहस जुटाकर बोली, माफ करना साहब, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपको जीने की जरूरत है, कविता मैडम की याद में ही सही। और अगर आप वीरान महसूस करते हैं तो पीछे मुड़कर देखिए, आप अकेले नहीं हैं। उसकी बात सुनकर यशवर्धन ने पीछे मुड़कर देखा। आरव घुटनों के बल चलता हुआ उनके जूतों के फीतों से खेल रहा था और मीरा दूर से उसे देखकर हंस रही थी। यशवर्धन को एहसास हुआ कि वो सही कह रही है। जीवन अब भी उनके चारों ओर था। इसी बीच गांव में एक और कहानी चल रही थी। रघबीर, जो यशवर्धन की दयालुता और पूजा के घर में रहने से बुरी तरह ईर्ष्या कर रहा था, हवेली के बाहर से हर रोज अंदर का जायजा लेता था। वो यशवर्धन से बदला लेना चाहता था, जिसने उसे अपमानित करके हवेली के अंदर के कामों से हटा दिया था और पूजा को वहां रहने की अनुमति दी थी। एक शाम रघबीर कुछ गांव वालों के साथ यशवर्धन से मिलने आया। उसने अपनी बात को जोरदार और अपमानजनक ढंग से शुरू किया। साहब, ये विधवा पूजा गांव में ठीक नहीं है, वो चरित्रहीन है। पहले इसका पति इसे पीटता था और अब ये यहां आकर आपको फंसा रही है। गांव में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, रघबीर ने चिल्लाकर कहा। यशवर्धन ने बिना किसी भाव के रघबीर की ओर देखा। मुझे गांव वालों की बातों से कोई मतलब नहीं है रघबीर, लेकिन साहब, ये औरत और आप, बस एक और शब्द नहीं। यशवर्धन ने अपनी आवाज की पूरी ताकत इस्तेमाल की। ये औरत अब मेरी कर्मचारी है और ये मेरे घर में रह रही है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, इस घर के अंदर क्या हो रहा है ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी हर बात झूठी, ईर्ष्यालु और मेरे परिवार के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। अगर तुमने पूजा या उसके बच्चों के बारे में या मेरे बारे में गांव में कोई अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हें न केवल नौकरी से निकालूंगा बल्कि तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस भी करूंगा। रघबीर और गांव वाले शर्मिंदा होकर वहां से चले गए, लेकिन रघबीर के चेहरे पर बदला लेने की कसम थी। रात में पूजा ने यशवर्धन के पास आकर उन्हें धन्यवाद दिया। साहब, आज आपने मेरे सम्मान की रक्षा की। यशवर्धन ने धीरे से जवाब दिया। मैंने तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं की पूजा, मैंने अपने घर के सम्मान की रक्षा की है। मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं रहना होगा। रघबीर को हवेली से निकाल दिए जाने के बाद शांति कुटीर की हवा में अब एक नया, गहरा और स्थायी सुकून था। यशवर्धन ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन अब केवल सांस लेने के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि वो जीवन के सच्चे अर्थ के साथ धड़क रही थी। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, क्योंकि तनाव और अकेलापन अब पूजा, मीरा और आरव की उपस्थिति से दूर हो चुके थे। एक शाम हवेली के बरामदे में चांद की रोशनी फैल रही थी। यशवर्धन बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे और पूजा बच्चों को सुलाकर उनके पास आई थी। उनके बीच की चुप्पी सहज और स्नेह से भरी थी। पूजा, यशवर्धन ने धीरे से आवाज दी। जी साहब। यशवर्धन ने अपने सामने रखी कविता की छोटी सी तस्वीर को देखा। मैंने बहुत सोचा है कविता, वो चाहती थी कि मैं खुश रहूं। मैंने इस हवेली को उसकी यादों का संग्रहालय बना दिया था, लेकिन ये भूल गया था कि कविता खुद जिंदा दिली से भरी थी। अब जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये घर सचमुच कविता के सपनों से भर गया है। उन्होंने पूजा की ओर देखा। तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया पूजा, तुमने मुझे भी जिंदा कर दिया। जब भी मेरा दिल घबराता है तुम होती हो। जब मैं मीरा को हंसते देखता हूं या आरव को गोद में लेता हूं तो मुझे लगता है कि यह जिंदगी का दूसरा मौका है जो कविता ने मुझे दिया है। पूजा चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखें नम थीं। मैं तुम्हें यहां नौकरी या किसी एहसान के तले नहीं रखना चाहता, यशवर्धन ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूं जो तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों पाने के हकदार हो। उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं पूजा। पूरे बरामदे में गहरी चुप्पी छा गई। पूजा के कानों में ये बात किसी दूर के सपने जैसी लग रही थी। वो एक बेघर, अभागिन विधवा और यशवर्धन सिंघानिया, शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक। साहब, मैं इस लायक नहीं हूं, पूजा ने दबे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर आत्मसंदेह और डर का भाव था। आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं एक साधारण महिला हूं। लोग क्या कहेंगे? रघबीर जैसे लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। यशवर्धन ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह से उसके शरीर को छुआ था और इस स्पर्श में एक गहरा समर्पण था। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता रघबीर जैसे छोटे लोग करते हैं पूजा, मैं नहीं। मैं वो आदमी हूं जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था और अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पा लिया है।
मुझे तुम्हारी सरलता, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मातृत्व से प्यार है। तुम मेरे दिल की शांति कुटीर हो, उन्होंने धीरे से कहा। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। तुम मेरी पत्नी बनोगी और मीरा और आरव मेरे बच्चे। क्या तुम मेरा ये जीवनदान स्वीकार करोगी? पूजा की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिली खुशी और सम्मान के थे। उसने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को यशवर्धन की आंखों में देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं तैयार हूं, उसने कहा। कुछ ही हफ्तों के भीतर शांति कुटीर एक उत्सव के रंग में रंग गई। यशवर्धन ने कोई बड़ा दिखावटी शहर का समारोह नहीं चुना। उन्होंने फैसला किया कि ये विवाह उसी गांव में उन्हीं लोगों की उपस्थिति में होगा जिनके सामने पूजा को अपमानित किया गया था। ये पूजा के सम्मान की पुनर्स्थापना थी। शादी का दिन आया। हवेली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने कभी पूजा पर शक किया था। रघबीर को छोड़कर हर कोई इस अनोखे विवाह को देखने आया था। पूजा एक साधारण पर सुंदर लाल साड़ी में यशवर्धन के पास खड़ी थी। यशवर्धन ने शेरवानी पहनी थी, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे खास गहना था, एक सच्ची और गहरी मुस्कान। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार शुरू किया। जब 7 फेरे लिए जा रहे थे, तब यशवर्धन ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। मीरा और आरव नए कपड़ों में अपनी मां के पास खड़े होकर इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। अग्नि को साक्षी मानकर जब यशवर्धन ने पूजा की मांग में सिंदूर भरा, तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यशवर्धन ने गांव वालों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, केवल सम्मान और खुशी थी। उन्होंने पूजा को अपनी पत्नी के रूप में और मीरा और आरव को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया था। विवाह संपन्न हुआ। यशवर्धन ने पूजा को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर धीरे से चूम लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो पूजा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। हमेशा के लिए, पूजा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। यशवर्धन को लगा कि उनका दिल, जो कविता के जाने के बाद एक खाली और बंद तिजोरी बन गया था, अब प्यार, जीवन और नए सपनों की दौलत से भरा हुआ था। शांति कुटीर ने आखिरकार अपने नाम का सही अर्थ पा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।